कहानी की शुरुआत में हमें वियतनाम के एक छोटे से गांव को दिखाया जाता है, जहां पर सभी लोग चैन की नींद सो रहे होते हैं कि तभी गांव में शोर शराबे की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि गांव में कुछ अमेरिकन सोल्जर घुस आए थे और वो किसी घर से एक लड़की को जबरन किडनैप कर लेते हैं। हैरत की बात तो ये थी कि ये सब कुछ सैकड़ों लोगों की आंखों के सामने हो रहा था, मगर अमेरिकन सोल्जर के खिलाफ आवाज उठाने का दम किसी में नहीं था। यहाँ तक कि खुद उनके नए साथी मैक्स एरिक्सन को भी ये गलत लगता है, मगर चाहकर भी उस लड़की के परिवार की मदद नहीं कर पाता। ये दर्दनाक मंजर देखकर एरिक्सन अंदर से टूट जाता है और उस लड़की की माँ से अपने साथियों की हरकत के लिए माफी मांगता है, जिसके बाद वो सब के सब लड़की को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इसी दौरान कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। तभी एरिक्सन की आंखें खुलती हैं, जो शहर की एक मेट्रो में सो रहा होता है, मगर युद्ध के समय हुआ वो हादसा आज भी उसके दिमाग में उछाल मार रहा था। तभी एरिक्सन की नजर सामने बैठी एक वियतनामी लड़की पर जाती है, जिसकी शक्ल उसी लड़की की याद दिलाती है जिसे उसके साथियों ने अगवा किया था। अब एरिक्सन को दोबारा से अपने किए पर पछतावा होने लगता है। खुद को तसल्ली देने के लिए वो आंखें बंद करके एक बार फिर से सब कुछ भूलने की कोशिश करता है, जिसके बाद कहानी फिर से अतीत के पन्नों को पलटते हुए पीछे चली जाती है। ये वो दौर होता है जब वियतनाम में घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था। अमेरिकन सोल्जर यहाँ की हालत को काबू में करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इसके लिए वो रात दिन एक करके वहाँ के नक्सलवादी संगठन वियतकोंग के लोगों को ढूंढ रहे थे। एरिक्सन भी उसी अमेरिकन टुकड़ी का एक सदस्य था और इसके लीडर थे लेफ्टिनेंट राइली। जब एक दिन ये लोग नक्सलवादियों को ढूंढते ढूंढते जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं कि तभी अचानक इन पर वियतकोंग ग्रुप के कुछ लोग हमला कर देते हैं, जिससे एरिक्सन वियतकोंग के द्वारा बनाई गई एक खुफिया सुरंग में फंस जाता है। ये सुरंग इतनी गहरी होती है कि उसका आधे से ज्यादा शरीर अंदर ही लटका रहता है। वो चिल्ला चिल्ला कर मदद की गुहार लगा रहा होता है, लेकिन उसकी किस्मत खराब होती है, क्योंकि नीचे बैठे एक नक्सलवादी के कानों में उसकी आवाज चली जाती है और वो उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी सार्जेंट मेसर्व सही वक्त पर आकर एरिक्सन को गड्ढे से निकाल लेते हैं, जिसके बाद ये लोग भी नक्सलवादियों को डटकर जवाब देते हैं और अंत में सभी को मार गिराते हैं। सुबह होते होते पलटन नदी के किनारे बसे गांव में पहुंचती है। सार्जेंट मेसर्व यहाँ कुछ देर आराम करने का फैसला करते हैं, लेकिन अपने साथियों को इसके साथ साथ होशियार रहने की भी सलाह देते हैं। दरअसल उन्हें शक था कि यहाँ भी नक्सलवादी हो सकते हैं। इसी बीच एरिक्सन को सामने कुछ बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं। वो उन्हें अपने पास बुलाकर कुछ चॉकलेट देता है, जिसके बदले एक बच्चा उसे खाने के लिए फल देता है, मगर इससे पहले कि एरिक्सन ये फल खाता, सार्जेंट आकर उसे रोक लेते हैं और समझाते हैं कि यहाँ पर किसी पर भी विश्वास करना अपनी जान को दांव पर लगाने के बराबर है, क्योंकि सार्जेंट मेसर्व की नजर में गांव के ये छोटे छोटे बच्चे भी खबरी थे और उनके हाथों में मौजूद ये मीठे फल किसी जहर से कम नहीं लगते। हालांकि एरिक्सन को उनकी ये बातें बेतुकी लगती हैं। असल में एरिक्सन को आए अभी यहाँ पर कुछ ही दिन हुए थे और उसे यहाँ के हालात के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी। इसके बावजूद भी उसके सभी साथी उसे हर पल समझाने में लगे रहते हैं, खास तौर पर उसका दोस्त ब्राउन। वो भी एरिक्सन को कुछ ऐसा ही बता रहा था कि तभी एक गोली आकर ब्राउन के सीने को छलनी करते हुए निकल जाती है। चारों तरफ हड़कंप मच जाती है। नक्सलवादियों ने एक बार फिर से उन्हें अपना निशाना बना लिया था। फिलहाल कुछ ही पल में वो सभी नक्सलवादियों को सबक सिखाने में कामयाब होते हैं, मगर इन सब के बीच वो लोग अपने अजीज साथी ब्राउन को खो देते हैं। अब ब्राउन की मौत के बाद वो सभी लोग बेस कैंप वापस लौट आते हैं, लेकिन दोस्त के जाने का गम उनकी नींद और चैन छीन चुका था और वो सभी गांव वालों से इसका बदला लेने की ठानते हैं। उन्हें लगता है कि जरूर किसी ने तो उनके होने की खबर नक्सलवादियों को दी थी। इसीलिए अब सार्जेंट मेसर्व अपने कुछ साथियों के साथ वहां जाने लगते हैं, मगर रात ज्यादा हो जाने की वजह से उन्हें गेट पर रोक दिया जाता है, जिससे सार्जेंट को काफी गुस्सा भी आता है, मगर सुपीरियर के ऑर्डर के बिना वो हाथ मलते रह जाता है। अब अगले दिन इन्हें एक ऐसी ऊंची चट्टान पर कब्जा करने का टास्क दिया जाता है जहां पर नक्सलवादियों के होने की संभावना थी। फिलहाल सार्जेंट वहां जाने से पहले अपने साथियों से उस गांव की किसी लड़की को उठाने की बात कहता है, ताकि उनके आगे का सफर आराम से कट सके। सभी सार्जेंट की बात पर हंसते हुए हामी भरते हैं, मगर एरिक्सन को ये बात कहीं से भी ठीक नहीं लगती। वो जाने से पहले अपने दोस्त रोवन को ये बात बताता है, जिस पर रोवन उसे दिलासा देता है कि जरूर ये सार्जेंट मेसर्व का एक मजाक होगा। मगर जब रात होते ही और ये लोग उस गांव में घुसते हैं तो एरिक्सन को समझते देर नहीं लगती, ये कोई मजाक नहीं था। उन्होंने गांव में दाखिल होते ही 3-4 घरों में सेंध मारी और एक घर से सुंदर सी लड़की को पकड़कर सभी के सामने अगवा कर लिया। इस लड़की का नाम त्रांत ही होता है, जिसे जोर जबरदस्ती से वहां से ले जाया जा रहा था और सभी गांव वाले बस मूर्ति की तरह खड़े होकर ये नजारा देख रहे होते हैं। उन्हें पता था अगर उनमें से किसी ने भी अपनी जुबान खोली तो उनके पूरे परिवार को मार दिया जाएगा।
लगा। एरिक्सन की नजरों में भी ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा था, इसलिए वो उस लड़की की माँ से जाने से पहले माफी मांगकर अपने साथियों के साथ अगले टास्क के लिए चल पड़ता है। रास्ते में वो सार्जेंट से इसके खिलाफ आवाज उठाता और उन्हें बताता है कि एक सैनिक का काम किसी को परेशान करना नहीं बल्कि लोगों की सेवा करना है, और जो उन्होंने किया है वो किडनैपिंग है। ये सुनकर सार्जेंट को उस पर बहुत गुस्सा आ जाता है और अब वो उसे लाइन में सबसे आगे चल रहे हैचर की जगह जाने का ऑर्डर दे देते हैं। एरिक्सन यही बात हैचर से भी कहता है, मगर उसे अपने सार्जेंट पर गर्व था, यहाँ तक कि वहाँ मौजूद सभी लोगों को लगता था कि उन्होंने जो कुछ किया है बिल्कुल ठीक किया है, सिवाय एरिक्सन के। उसे एक लड़की के साथ हो रही इस तरह की ज्यादती से बेहद दुख था और अब कुछ ही किलोमीटर चलने के बाद वो एक जगह आराम करते हैं जहाँ एरिक्सन सार्जेंट को त्रांथी को प्यार से पानी पिलाते देखता है। एरिक्सन अभी भी कंफ्यूज था कि सार्जेंट के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। वो उनसे पूछता है, हम लोगों ने इस लड़की को क्यों उठाया है? जिस पर सार्जेंट कहते हैं कि ये लड़की नक्सलियों से जुड़ी हुई है और हम आउटपोस्ट पर पहुंचकर इसके साथ मजे करने वाले हैं, इसीलिए हमने इसे पकड़ा है। लेकिन एरिक्सन को पता था कि त्रांथी कोई जासूस नहीं है, बल्कि वो भोली भाली किसान की बेटी है। पर सार्जेंट को एरिक्सन का ये बागी तेवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो इसका बदला त्रांथी को सता कर लेते हैं, उसके बालों को जोर से पकड़कर उस पर अपना सारा सामान लाद कर नंगे पैर ही पहाड़ पर चलने के लिए मजबूर कर देते हैं। इस पूरे रास्ते में क्लार्क नाम का एक सोल्जर उस लड़की को बेहद परेशान भी करता है। थोड़ी ही दूरी पर उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी नजर आती है जहाँ पर ये लोग आराम करने का फैसला करते हैं। अब यहाँ एरिक्सन और डियाज को यहीं पर रुककर त्रांथी पर नजर रखने का हुक्म देकर सार्जेंट बाकी के लोगों के साथ आसपास के इलाके का मुआयना लेने के लिए निकल पड़ते हैं। वही सार्जेंट के जाते ही एरिक्सन अपने साथी डियाज से उस लड़की को छोड़ने की गुहार लगाता है, मगर सार्जेंट के डर से डियाज इसमें उसका साथ देने के लिए साफ साफ इनकार कर देता है। हालांकि डियाज को भी कहीं न कहीं इस चीज का एहसास था कि त्रांथी के साथ गलत हो रहा है, लेकिन वो अपने कमांडिंग ऑफिसर के खिलाफ नहीं जा सकता था। अब ऐसे में कोई भी रास्ता न होने पर एरिक्सन लड़की के पास जाकर उसे पीने के लिए पानी देता है और वो देखता है कि उसकी पीठ में घाव के निशान हैं, जो कि इतने घंटे से सार्जेंट के सामान को ढोने की वजह से हो गए थे। इसलिए वो फौरन उसे साफ करने के लिए त्रांथी को पीछे मुड़ने के लिए कहता है। एरिक्सन घाव को साफ करने में उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन लड़की को लगता है कि वो यहाँ उसका फायदा उठाने के लिए आया है। त्रांथी काफी खौफ में थी, वो बेहद बुरी तरीके से डरी हुई थी। फिर भी एरिक्सन उसे ये भरोसा दिलाने में कामयाब होता है कि वो किसी भी कीमत पर उसके साथ गलत नहीं होने देगा। फिर उसकी चोट को साफ करके उस पर दवाई लगाकर और कुछ देर आराम करने के लिए वहीं छोड़कर बाहर आ जाता है। कुछ समय के बाद सार्जेंट भी वापस आ चुके थे और लड़की का दोबारा से हाथ बांधकर वो एरिक्सन से उसके साथ दरिंदगी करने को बोलता है, जो सुनकर एरिक्सन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन वो इसके लिए उन्हें मना कर देता है। सार्जेंट को एरिक्सन की इस हरकत पर काफी तेज गुस्सा आता है। वो उसे काफी खरी खोटी सुनाते हैं, यहाँ तक कि उसकी मर्दानगी पर भी सवाल उठा देते हैं, मगर एरिक्सन फिर भी उनकी बातों का बुरा नहीं मानता। लेकिन जब सार्जेंट उसे जान से मारने की धमकी देते हैं, जिस पर एरिक्सन सेल्फ डिफेंस में उनके खिलाफ अपनी बंदूक उठा लेता है, जो देखकर सार्जेंट पूरी तरीके से बेकाबू हो जाते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं होता है कि उनका अपना साथी एक मामूली लड़की के लिए उन्हीं के खिलाफ हथियार उठा रहा है। अब एरिक्सन का सारा गुस्सा सार्जेंट उस मासूम लड़की पर निकालते हैं और बेचारी के साथ दरिंदगी की हर हद पार कर देते हैं। सार्जेंट के साथ साथ बाकी लोग भी राक्षसों की तरह उस लड़की के साथ हैवानियत करते हैं। अपनी आंखों के सामने ये अन्याय होता देख एरिक्सन लड़की को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी पीछे से क्लार्क उसकी गर्दन पर चाकू रखकर शांत कर देता है। मजबूर एरिक्सन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था और सामने से आ रही उस लड़की की चीखों की आवाज उसे अपने अस्तित्व पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर रही थी। क्या वो वाकई एक सच्चा सिपाही है? अगर हाँ, तो अब तक ये सब वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है? ऐसे अनगिनत सवाल आज एरिक्सन को हर पल तोड़ रहे थे। वो भरी बरसात में एक कोने में बस इसी सोच में डूबा हुआ था कि तभी उसके पास सार्जेंट आता है और पूछता है, तुम्हें आर्मी में कैसा लगता है? बिना देर किए एरिक्सन उससे कहता है, ये आर्मी नहीं है, ये तो जल्लादों की टोली है जिसमें इंसान नहीं शैतान भरे हुए हैं, और वो ऐसी आर्मी को मरते दम तक नफरत करता रहेगा। सुबह होती है, हम उन लोगों को पहाड़ की चोटी पर देखते हैं जहाँ से दूरबीन से इन्हें सामने नक्सलवादियों की पूरी सेना दिखाई देती है। ये सभी बाकी के हथियार को लेने के लिए वापस झोपड़ी में जाते हैं, पर यहाँ पर क्लार्क एरिक्सन को त्रांथी के पास ही रुकने को बोलकर बाकियों के साथ नक्सलियों से दो हाथ करने के लिए निकल पड़ता है। अब एरिक्सन उस लड़की के पास जाता है जो कि बेहद बुरी तरीके से घायल थी। उसके साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया था कि वो अब ठीक से न बोल पा रही थी और न ही चल पा रही थी। यहाँ तक कि वो एरिक्सन को देखकर भी घबरा रही थी, लेकिन फिर भी एरिक्सन उसके पास जाता है और खाने के लिए कुछ देता है, जो देखकर वो लड़की किसी भूखे जानवर की तरह उस पर टूट पड़ती है। अब इतना कुछ होने के बाद एरिक्सन को उस
लड़की की हालत बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही होती है, इसलिए अब वो उसे किसी भी हाल में आजाद कराने का ठान लेता है। वो त्रांथी को संभाल कर झोपड़ी से बाहर निकालता है और वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन त्रांथी एरिक्सन के बिना वहाँ से जाने को तैयार नहीं होती, क्योंकि न तो उसे अब किसी पर भरोसा रह गया था और न ही वो इन रास्तों से वाकिफ थी। ऐसे में एरिक्सन को भी त्रांथी को यूं अकेला छोड़ना सही नहीं लगता, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। पर जैसे कि वो कुछ दूर आगे चलता है तो क्लार्क उन्हें पकड़ लेता है और फिर उन दोनों को उसी जगह पर ले जाया जाता है जहाँ पर बाकी के सैनिक मौजूद हैं। नक्सलियों के ठिकाने देखकर सार्जेंट को लगता है कि अकेले वो लोग उनका सामना नहीं कर सकते, इसलिए अब उन्हें एयर सपोर्ट के आने का इंतजार करना पड़ेगा। पर तब तक वो लड़की खांसने लगती है और अगर वो ऐसे ही खांसती रही तो नक्सलियों को उनके यहाँ होने का पता चल जाएगा। इसलिए अब सार्जेंट एरिक्सन को त्रांथी को मारने का कहता है, पर एरिक्सन हमेशा की तरह फिर से मना कर देता है। तो सार्जेंट चाकू उठाकर हैचर को देता है, मगर हैचर का दिल भी उस लड़की की जान लेने की गवाही नहीं दे रहा होता, जिसके बाद वो डियाज को ये काम देता है। और डियाज जैसे ही उस लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ता है, एरिक्सन अंधों की तरह हवा में गोलियां चलाने लगता है, जिससे नक्सली अलर्ट हो जाते हैं और उन्हें अब उनके ठिकाने का भी पता चल चुका था। दोनों तरफ जोरदार गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। हर कोई अपनी अपनी जान बचाने में लगा हुआ था। वो लड़की भी किसी तरीके से यहाँ से अपने घर जाना चाहती थी, इसलिए नजदीकी रेलवे ट्रैक के सहारे आगे बढ़ने लगती है। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। एक एक कदम बढ़ाना त्रांथी के लिए सांस लेने के बराबर हो रहा था, मगर फिर भी वो आगे बढ़ रही थी कि तभी सार्जेंट की नजर उस पर पड़ती है और वो चिल्लाते हुए अपने साथियों से लड़की को मारने को कहता है। ये सुनकर एरिक्सन त्रांथी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, मगर सार्जेंट उसे मारकर वहीं पर गिरा देता है और फिर सभी मिलकर लड़की पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं और वो वहीं पर ब्रिज से नीचे गिरकर मारी जाती है। ऊपर से ये भयानक नजारा देख रहा एरिक्सन फूट फूट कर रोने लगता है। तभी वहां पर आर्मी का एयर सपोर्ट आ जाता है, जो मिनटों में मिसाइल से उस पूरी जगह को नेस्तनाबूद करके इन सभी को सही सलामत वापस कैंप में ले जाता है। यहाँ सार्जेंट के हमले की वजह से एरिक्सन के सर पर गहरी चोट आ जाती है, लेकिन जैसे ही उसे होश आता है वो त्रांथी को इंसाफ दिलाने के लिए ये सब कुछ अपने सीनियर ऑफिसर को बताने का फैसला करता है। लेकिन क्लार्क उसे ऐसा करने से रोकता है, यहाँ तक कि धमकी भी देता है। लेकिन एरिक्सन अब किसी से डरने वाला नहीं था। वो सबसे पहले ये बातें अपने दोस्त रोवन को बताता है, जो उसे लेफ्टिनेंट राइली और कैप्टन हिल के पास जाने की एडवाइस देता है और खुद वो लेफ्टिनेंट के पास जाता है। फिर उन्हें जंग में हुई सारी वारदात के बारे में बताता है, पर लेफ्टिनेंट राइली को उसकी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो तो उसे ये समझाते हैं कि जंग के मैदान में हुई घटनाओं को वहीं पर भूल जाना ही एक असली सैनिक का कर्तव्य होता है और ये बात यहीं पर खत्म करने को बोलते हैं। अब सीनियर की ये बातें सुनकर एरिक्सन को काफी धक्का लगता है, लेकिन वो उम्मीद नहीं हारता है और उनकी हाँ में हाँ मिलाने के बाद कैप्टन हिल के पास पहुंचता है और उन्हें उस दिन हुई सारी घटनाओं से वाकिफ करवाता है। मगर कैप्टन हिल को तो ये सब बातें पहले से पता थीं। वो उसे इस बात को इतना बढ़ावा न देने की बजाय यहीं पर खत्म करने को कहते हैं, क्योंकि वो कोई बच्ची नहीं थी, एक 20 साल की लड़की थी। लेकिन एरिक्सन उनसे कहता है कि उसे आज भी उस लड़की की चीखें सुनाई देती हैं। तो कैप्टन कहते हैं, अगर तुम्हें उस एक अकेली लड़की की आवाज सुनाई देती है तो मुझे भी जंग के मैदान में शहीद हुए न जाने अपने कितने सैकड़ों हजारों सैनिकों की चीखें सुनाई देती हैं। अब क्या मैं तुम्हारे चक्कर में यहाँ पर अपने देश के लिए जान कुर्बान करने वाले उन सैनिकों को जेल के पीछे भेज दूं, उनकी जिंदगी खराब कर दूं? नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। आखिर उन सब का भी तो अपना परिवार है। एरिक्सन को भी कैप्टन की इस बात का एहसास होता है, क्योंकि सार्जेंट ने खुद एक बार उसकी जान बचाई थी, लेकिन वो फिर भी चुप नहीं बैठने वाला था, जिससे नाराज होकर कैप्टन उसे टनल यूनिट के काम में लगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब इस पूरी घटना के बारे में बटालियन के सभी सोल्जर को पता चल चुका था। क्लार्क को भी एरिक्सन से खतरा लगने लगा था और उसी रोज उसे मारने का फैसला करता है। वो रात में चुपके से एरिक्सन के कमरे में ग्रेनेड फेंक देता है, लेकिन ऐन वक्त पर एरिक्सन उसे ऐसा करते देख लेता है और कमरे से कूदकर अपनी जान बचा लेता है। फिर वो पार्टी कर रहे सार्जेंट के पास जाता है और गुस्से में उससे कहता है कि उन्हें उसे मारकर कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर लोगों को सच्चाई से कोई मतलब नहीं और न ही कोई उसकी सुनने को तैयार है। अब यहाँ से अपनी नई पोस्टिंग में जाने से पहले एरिक्सन बार में बैठकर खूब शराब पी रहा होता है। तभी उसके पास एक सीनियर ऑफिसर चैपलिन आते हैं, जो उसका उदास चेहरा देखकर वजह पूछते हैं। तब एरिक्सन उन्हें अपने दिल का सारा दर्द बयां करता है, कैसे सफर के दौरान उसके साथियों ने एक लड़की को अगवा करके पहले उसकी इज्जत लूटी और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। एरिक्सन की आंखें नम थीं, क्योंकि उसने उस लड़की को उसके परिवार से मिलाने का वादा किया था, जिसमें वो नाकामयाब रह गया। अगले दिन हम चैपलिन को अपने सीनियर ऑफिसर के साथ उसी जगह पर देखते हैं जहां पर उस लड़की को मारा गया था। उन्हें वो डेड बॉडी मिल जाती है, यानी कि एरिक्सन झूठ नहीं बोल रहा था। इसके बाद लड़की का पोस्टमार्टम होता है और सारी सच्चाई सामने आ जाती है। बस फिर क्या था,
चारों अपराधी सार्जेंट मेसर्व, हैचर, क्लार्क और डियाज को आर्मी कोर्ट में बुलाया जाता है। उनसे एक आखिरी बार सवाल जवाब किए जाते हैं, जहां पर सभी के सभी अपने गुनाह को कबूल कर लेते हैं। लेकिन हैरत की बात ये थी कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उनके माथे पर कोई भी शिकन नहीं थी। फिर यहाँ पर उन चारों को एक साथ खड़ा करके सबका कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है। उन्हें सस्पेंड करके सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है ताकि आगे से कोई भी सोल्जर अपनी ताकत का इस तरह नाजायज फायदा न उठा सके। इस कड़ी में सार्जेंट को 10 साल की सजा सुनाई जाती है। वहीं क्लार्क को पूरी जिंदगी जेल की हवा खानी पड़ती है, तो हैचर और डियाज को 15 और 8 साल के लिए जेल के अंदर डाल दिया जाता है। वो सभी के सभी एरिक्सन से बेहद नाराज थे, लेकिन एरिक्सन को उनकी नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे खुद पर गर्व होता है कि उसने एक मासूम लड़की को आखिरकार इंसाफ दिला दिया। हालांकि इस चीज का अफसोस हमेशा पूरी जिंदगी रहेगा कि वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाया, त्रांथी को बचा नहीं पाया। तभी सार्जेंट एरिक्सन के पास से निकलते हुए उसके कान में गुस्से में कुछ कहते हैं। एरिक्सन को कैप्टन हिल की कही वही बातें याद आने लगती हैं कि जब ये लोग अपनी सजा काटकर जेल से बाहर निकलेंगे तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी आवाज के साथ कहानी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है, जहां पर मेट्रो में बैठा एरिक्सन अचानक इस भयानक सपने से उठ जाता है और उसकी नजर सामने मौजूद त्रांथी जैसी लगने वाली एक लड़की पर पड़ती है जो अगले स्टेशन पर उतर जाती है। एरिक्सन भी उसके पीछे पीछे आता है और उस लड़की को उसका स्कार्फ देता है जो कि वो अपनी सीट पर भूल गई थी। वो लड़की उसका शुक्रिया अदा करती है, पर एरिक्सन की नजर अभी भी लड़की पर ही टिकी हुई थी। वो अचानक से उसे वियतनामीज में बुलाता है और उससे कहता है कि वो उसे किसी की याद दिलाती है। तो लड़की कहती है शायद ये उसका कोई बुरा सपना होगा और अब सब कुछ ठीक हो चुका है, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। एरिक्सन को भी महसूस होता है कि जरूर त्रांथी भी इसी लड़की की तरह किसी दूसरी दुनिया में बेहद खुश होगी, और फिर वो ये सोचकर चैन की सांस लेता है क्योंकि उसने जो कुछ उस लड़की के लिए किया था इसकी उसे हमेशा खुशी रहेगी। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपका दिल से शुक्रिया वीडियो को लाइक और आपके अपने मिस्ट्री एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करने के लिए।